हेलो बेटे, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आज इसकी जो गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक वायर पे हमने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जरा से रफली समझिए पहले। जैसे कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर हमने कोई चार्ज दिया और हम जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को हमने चार्ज क्यू दिया तो क्या वो चार्ज यहीं पर रुकेगा? आंसर है नो, वो चार्ज यहाँ पे नहीं रुकेगा। किस प्रॉपर्टी से यहाँ नहीं रुकेगा? तो आंसर रिपल्शन की प्रॉपर्टी से वो चार्ज यहाँ पे नहीं रुकेगा। और रिपल्शन की प्रॉपर्टी से चार्ज यहाँ नहीं रुकेगा तो वो चार्ज क्या होगा? इस पूरी वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन से किसी एक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालनी है तो हम देखते हैं कि ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो सारे चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अच्छा, सबके डायरेक्शन अलग अलग हो गई। अच्छा, दूसरी बात कि हमें क्या करना है यहाँ पर, तो आंसर है गॉस थ्योरम का यूज करना है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान सी बात है। हमें पता है कि अगर हमें किसी का फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फार्मूला होता है EDA cos थीटा। और थीटा क्या होता है? तो आंसर है थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है। ये सरफेस है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ एंगल कितना बना रही है? थीटा 1। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस ये वाली सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर एंगल कितना बनता है? तो आंसर यहाँ पर एंगल बनता है 0 डिग्री का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है, ये एंगल कितना बनाता है? थीटा 2। तो इसी तरह से हर एक चार्ज इस P पॉइंट पर एंगल अलग अलग बनाता है। अगर एंगल अलग अलग बनाता चला जाता है, एंगल क्यों ना बन रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर यहाँ पर एंगल अलग अलग है तो हर पॉइंट इस P पॉइंट पर फ्लक्स अलग अलग बनाता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर मुझे इसके डिस्ट्रीब्यूशन से इस P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका तरीका ये है, या तो आप इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड को EA cos थीटा 1, EA cos थीटा 2, EA cos थीटा 3 n तक निकालिए, सबको जोड़ दीजिए। इट इज वेरी हार्ड मेथड एंड इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट मेथड। तो आसान मेथड क्या है? तो आंसर है आसान मेथड है हमारा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमने छोटा सा एक कंडक्टर लिया, छोटा सा एक पॉइंट चार्ज के बराबर साइज का एक कंडक्टर लिया। ये वाला चार्ज इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन बना रहा है? आंसर है इस डायरेक्शन में बना रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये इतना छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं DA, जिस A के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह कैसी बन जाती है? एक जैसी। हमें पता है कि जब भी हमें किन्हीं दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो नेचर में, फिजिक्स में हमेशा हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उनमें से कम एक क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। कम से कम एक क्वांटिटी कांस्टेंट। तो वो कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल रही है और एरिया वेक्टर अपनी सरफेस के साथ है, तो एंगल सबके बीच में बदलता जा रहा है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करें, मतलब एंगल उनके साथ हमेशा सेम बने। उसके लिए हम क्या करते हैं? तो आंसर है उसके लिए हम एरिया को बहुत छोटा कंसीडर कर लेते हैं। हम इतना छोटा एरिया कंसीडर कर लेते हैं कि उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है? रिमेन सेम कंसीडर कर लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एंगल सेम बनाएगी तो थीटा सब जगह सेम है, और जब थीटा सब जगह सेम होगा तो बेटे हम क्या कर सकते हैं? उन सबका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मस्ट रिमेंबर, हम किसी भी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन सिर्फ तभी कर सकते हैं जब थीटा एक जैसा हो। अगर थीटा बदलता चला जाएगा तो हम कभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यहाँ से डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, लेकिन एरिया को अगर हमने कम कर ले तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन गई? यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही है बेटे बात? तो ये बेसिक सी चीज है जो आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सेम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तभी हो सकती है जब हम एरिया को बहुत छोटा कंसीडर कर लें। कितना छोटा कंसीडर कर लें? DA। तो यहाँ पर अगर हम छोटा सा DA एरिया लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया के साथ हमेशा एक ही जैसा एंगल बनाना चाहिए। यहाँ पर भी एंगल उतना ही बना है, यहाँ से भी उतना एंगल बना है, सब जगह से एंगल एक जैसा बना है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आंसर है ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ एक ऐसी गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ती है जो, अगर एक सरफेस एक डायरेक्शन में जितने भी चार डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सरफेस एक डायरेक्शन में अगर एंगल बनाए तो एक जैसा, दूसरी डायरेक्शन में बनाए तो दूसरी तरीके से हो सकता है, तीसरी डायरेक्शन में बनाए तो तीसरे तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर सारे के सारे चार्ज राइट में बना रहे हैं तो सबका एंगल एक जैसा होना चाहिए, ऊपर बना रहे हैं तो सबका एंगल एक जैसा होना चाहिए, नीचे बना रहे हैं तो एक तरफ होना चाहिए, लेफ्ट में बना रहे हैं तो एक जैसा होना चाहिए।
अगर एंगल सबका एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, एक तरफ एंगल वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, दूसरे वालों को अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, तीसरे का अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, चौथे का अलग, फिर सबको इंटीग्रेशन करके जोड़ देंगे अलग से। ये सबसे इजी मेथड होता है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, अब इसको जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए बेटे, तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी गॉस थ्योरम की, वो ये है नंबर फर्स्ट कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू द चार्ज कंडक्टर बोल दीजिए या वायर। कैसे निकाल, देखिए ये सपोज टू बी हमने एक कंडक्टर ली, दिस इज सपोज टू बी कंडक्टर, ये कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर, इसे हमने चार्ज दिया तो रिपल्शन की प्रॉपर्टी से वो सारा का सारा चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था तो मैंने गॉस थ्योरम को समझाने के लिए आपको 4 चीजें बताई थी और वो आपको हमेशा याद भी रखनी थी। पहली कंडीशन क्या है कि गॉस थ्योरम के लिए कि अगर हम गॉस थ्योरम को समझना चाह रहे हैं तो गॉस थ्योरम की पहली कंडीशन ये है कि गॉस थ्योरम हमें बताती है कि किसी सरफेस पर फ्लक्स कितना बनेगा। उसे बताने के लिए पहली शर्त ये होती है कि फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा कहाँ होता है, आंसर है सरफेस पर, तो हमें पहले एक सरफेस लेनी होगी। दूसरी बात, ये सरफेस बाय नेचर कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड। तीसरी बात, चार्ज हमेशा कहाँ होना चाहिए, आंसर है क्लोज बॉडी के अंदर होना चाहिए। और चौथी और अहम बात, ये बाय नेचर जो हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, ये सरफेस जो हम कंसीडर कर रहे हैं इसे गॉसियन सरफेस कहते हैं, ये बाय नेचर हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है बेटे कि एक डायरेक्शन में अगर एंगल बना रहे हैं सारे चार्ज तो एक ही जैसा एंगल बनाए एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दूसरी डायरेक्शन में बना रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एक ही जैसा एंगल बनाए, ये कहलाती है हमारी सिमेट्री। तो ऐसी सिमेट्री कैसी कंसीडर की जा सकती है, तो उसको समझिए। तो हमने क्या करा बेटे, इसके चारों तरफ एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो देखिए ये हमने ये एक वायर थी, इस वायर को अगर आप देखोगे तो कैसे कंसीडर करी जाती है, इसे एक सिलेंडर की तरह काम करती है। तो हमने इसके चारों तरफ क्या करा, सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर ली लाइक दिस। ये सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सरफेस क्या कहलाती है, हमारी गॉसियन सरफेस कहलाती है। ये चारों तरफ से कैसी है, क्लोज्ड। अब अगर हम ये बात करें कि ये क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, तो इस सरफेस की, इस सिलेंडर की कितनी सरफेस होती हैं, तो आंसर है इस सिलेंडर की 3 सरफेस है। एक टॉप क्लोज है, एक बॉटम और एक फ्लैट सरफेस जो मिडिल वाला पोर्शन है। तो देयर आर द 3 सरफेस इन ए सिलेंडर, जो हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर की है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दिस इज नोन एज क्या, टॉप, और ये क्या कहलाता है, बॉटम, और ये क्या है इसका मिडिल पोर्शन या फ्लैट सरफेस। अब इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमें किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमने सपोज टू बी इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पी पॉइंट पर। तो इस कंडक्टर से इस पी पॉइंट का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, वो सपोज टू बी कितना है, आर। तो गॉस थ्योरम पे वापस आते हैं। गॉस थ्योरम की पहली कंडीशन क्या है, चार्ज हमेशा कहाँ होना चाहिए, फ्लक्स हमेशा कंट्रीब्यूट कहाँ करता है, सरफेस पर। तो क्या ये पॉइंट P किसी सरफेस पर, आंसर यस। दूसरी बात, सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड। तो भाई ये सरफेस क्लोज्ड है क्या, आंसर यस, ये सरफेस क्लोज्ड है। तीसरी बात, चार्ज कहाँ होना चाहिए, इस क्लोज बॉडी के अंदर, क्या चार्ज अंदर है, आंसर है यस, अंदर है। और चौथी बात क्या होनी चाहिए, तो आंसर है जो हमने सरफेस कंसीडर की है गॉसियन सरफेस, वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब एक डायरेक्शन में एंगल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक ही जैसा बनाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि हम यहाँ पर अगर बात करते हैं गॉसियन सरफेस की, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती हैं, आगे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसका ये अपनी सरफेस को पास करके जाएंगी। ये क्या है, एरिया वेक्टर है डी ए। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है, तो आंसर है नॉर्मल टू द सरफेस। तो इधर हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं और हर बार एंगल कितना बनाते हैं, 0। यहां से देखें तो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे जाती हैं, किस डायरेक्शन में, आंसर है इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने एरिया वेक्टर के साथ एंगल अभी भी कितना बना रही है, तो आंसर है 0 डिग्री का बना रही है। तो हम देखते हैं कि यहां से किसी भी एक पॉइंट से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्लैट सरफेस पर अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो इस फ्लैट सरफेस पर, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एंगल कैसे बनाती है, सेम। लेकिन
इसी के अपोजिट अगर हम इसके टॉप सरफेस पर देखें तो इस टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो आंसर इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, आंसर इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी होती हैं बेटे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रही है, 90। तो यहाँ भी 90 बनाएंगी, यहाँ भी 90 बनाएंगी, हर जगह कितना बनाएंगे, 90। इसी तरह से बॉटम पे आ जाइए। बॉटम का एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड टू द सरफेस, आउटवर्ड टू द सरफेस, सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा फ्लक्स लेते हैं क्लोज बॉडी में। अब इस वाले नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बेटे, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। एंगल कितना बनेगा, 90। यहाँ से भी एरिया वेक्टर इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 बनाएगा, यहाँ से भी 90, यहाँ से भी 90। सब कैसे एंगल बनाते हैं, तो आंसर है सब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर एक जैसा एंगल बनता है, यहाँ एक जैसा एंगल बनता है, यहाँ पर एक जैसा एंगल बनता है। इधर वाले एंगल का, इधर वाले जितने भी एंगल सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एंगल एक जैसा बना रही है। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इस वाले का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब जरा इसको समझते जाइए कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या करा बेटे, यहाँ पर हमने लेट किया, लेट एक क्लोज्ड cylindrical Gaussian surface is taken around a charge conductor of a radius r and p is the point taken on the Gaussian surface, Gaussian surface या flat surface at P। अब आगे निकालते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अगर यहां पर हम फ्लक्स निकालें टॉप सरफेस का तो कितना बनेगा बेटे, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ टॉप, अगर मुझे टॉप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। और थीटा कितना बनता है बेटे यहाँ पे सब जगह, तो आंसर है 90 डिग्री का बनता है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो कितना हो गया, तो फ्लक्स कितना बनता है, 0। तो ये फाई ई1 मान लिया। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट बॉटम, अगर मुझे बॉटम का फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटे, यहाँ पर बेटे क्लोज इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे आप, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन तब होगा जब सब सरफेसों को आप एक साथ जोड़ देंगे। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। ये कितना हो गया, फाई ई2 इज इक्वल टू में ई डी ए कोस थीटा। और यहाँ पर भी नीचे भी बॉटम पे एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाती है, 90। कोस 90 की वैल्यू 0, यहाँ पर भी फ्लक्स 0। अब आ जाइए एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट फ्लैट सरफेस। तो फाई ई3 इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, और थीटा कितना बनता है 0 डिग्री का, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है बेटे, 1। और आपको पता है कि जिसका डेरिवेटिव होता है उसी का लिमिट लिखते हैं। तो डेरिवेटिव किसमें, एरिया का, और एक सिलेंडर का एरिया कितना होता है, एक सिलेंडर का एरिया, तो हमें पता है 0 से शुरू करते हैं डेरिवेटिव एरिया का। तो इनिशियल एरिया कितना था, 0, और यहाँ से चलकर पूरी जब क्लोज सरफेस से होके आएंगे तो उसका एरिया कितना हो जाएगा। सपोज टू बी इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने कितना कंसीडर कर ली, n इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो 2 पाई आर तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, तो इसका एरिया हो गया 0 से 2 पाई आर इंटू में n। ये बात समझ में आ गई बेटे। एरिया कितना होता है सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई आर। तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो फाई ई3 इज इक्वल टू ई डी ए, और कितना है 0 से
2 पाई आर एल, और इसको सोल्व करेंगे तो ई इंटू में ए आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए, और 0 से 2 पाई आर एल। अब आगे देखिए, अब इसके बाद 5e3 इज इक्वल टू कितना आ गया, पहले फाइनल लिमिट रखते हैं फिर माइनस इनिशियल, तो 2 पाई आर एल माइनस जी, तो 5e3 इज इक्वल टू e इंटू में 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर दिस इज थर्ड। सो टोटल फ्लक्स कितना हो गया बेटे, टोटल फ्लक्स, अब टोटल फ्लक्स आपको पता है 5 इज इक्वल टू में e डी ए कोस थीटा क्लोज इंटीग्रेशन, हमने सबको जोड़ दिया बेटे, तो कितना 5e1 प्लस 5e2, बेटे ये सबको हमने अलग अलग से कैलकुलेशन कर लिया ना, कितना है बाबू 5e3 2 प्लस 5e3, अब इन सबको जोड़ दो, पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 प्लस 2 e इंटू में 2 पाई आर एल, तो हमारा फ्लक्स कितना आ गया, तो हमारा फ्लक्स आ गया e इंटू में 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 4। अब ये फ्लक्स कौन सा है, तो आंसर ये हमारा नेचुरल फ्लक्स है, नेचुरल फ्लक्स है जो हमने इसमें कैलकुलेट किया। हमें किसका यूज करना है, तो आंसर हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है। तो आइए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, ये एक पूरी क्लोज बॉडी है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर चार्ज कितना रखा है, तो आंसर है चार्ज हमने Q तो दिया था बेटे से, तो चार्ज ये Q इस पूरे सिलेंडर के ऊपर फैल गया, तो ये कितना फ्लक्स बनाएगा इसकी पूरी सरफेस पर, सिलेंडर पर कितना फ्लक्स बनाएगा, तो देखिए नाउ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वायर, तो चार्ज कितना होगा, तो हमें पता है बेटे कि एक हमने पहले भी टॉपिक पढ़ा है कि एक L लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो आंसर है Q, तो 1 यूनिट चार्ज पर 1 यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q अपॉन में L, तो 1 मीटर लेंथ पर 1 यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हैं बेटे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमारा टोटल L लेंथ पर कितना चार्ज हुआ, तो 1 मीटर पर लैम्डा चार्ज है, तो L लेंथ पर कितना हो गया, तो आंसर है लैम्डा इनटू में L, तो इतना चार्ज हमारा, इतना चार्ज हमने इस वाली वायर को दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट चार्ज का फॉर्मूले में आप लाइन चार्ज के फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते बेटे, तो टोटल चार्ज कितना होगा लैम्डा इनटू में L, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में ये हमने चार्ज दिया, इक्वेशन नंबर 5। अब आगे यहां पर नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम यूज करते हैं, सो यूज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहते हैं बेटे, कि किसी भी क्लोज बॉडी की सरफेस पर जो फ्लक्स बनता है वो कितना बनता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू पुट कीजिए, पुट फ्रॉम इक्वेशन 5, अगर मैं फिफ्थ से पुट करता हूं तो 5e इज इक्वल टू कितना आता है, लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 6। अब आगे देखिए, इसको रफ कर देते हैं यहां से, इतना कुछ नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अब देखिए बेटे यहां से ये क्या हमारा नेचुरल फ्लक्स है, ये किसने बताया, गॉस थ्योरम से, दोनों कैसे हैं, एक जैसे तो है बेटे, तो आप वैल्यू फ्रॉम, पुट फ्रॉम वैल्यू 4th एंड 5th दोनों को जरा देखिए, तो क्या पता चला, दोनों बराबर है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 6th दोनों से क्या पता चला, इन दोनों से पता चला बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इनटू में 2 पाई आर एल किसके इक्वल है, तो आंसर है लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, L से L यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो इस सारी क्वांटिटी को नीचे ले जाइए, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई आर लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में R को लिख सकते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है किस पर, किसी एक P पॉइंट पर ड्यू टू द चार्ज स्टेट वायर। इसको हम फिजिक्स में इस तरह से भी थोड़ा कैलकुलेशन से आसान कर सकते हैं, अगर मैं इस वाली वैल्यू को 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा अपॉन में आर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा बेटे। तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर। ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो जाता है। इसी को हम थोड़ा सा और रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी एक नॉलेज ये कहती है कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है कितना, तो आंसर है 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये कितना हो गया 2 लैम्डा अपॉन में आर और 9 दूनी 18, तो E इज इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर 9 लैम्डा अपॉन में आर। ये भी कभी कभार सीबीएसई प्रूफ करा लेती है कि एक स्टेट कंडक्टर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनाता है, इसे प्रूफ करो। तो ये कॉमनली बच्चों को पता नहीं होता, बट यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू डिड्यूस दैट। अब एक छोटा सा ग्राफ इसमें समझिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ये पॉइंट मैं यहाँ की जगह यहाँ लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, घटेगी या उतनी रहेगी? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए हमें एक बात पता है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई लैम्डा तो कांस्टेंट है वायर के लिए, एक यूनिट लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो कांस्टेंट है, तो E किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया बेटे? तो अगर मैं ग्राफ निकालें, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R, तो कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर 9 लैम्डा अपॉन में R है। लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे R बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। तो ये E है और ये R है, तो ये ग्राफ कैसा हमारा? तो आंसर है ये हमारा ग्राफ कर्व ग्राफ है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, पढ़िएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।